कंचन अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। कई मन्नतों के बाद जाके उसका जन्म होता है। मन्नतों के बाद पैदा हुई कंचन का रंग सांवला होता है, जिस वजह से घर में उसको दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी कोई पसंद नहीं करते थे। दादी बार बार कहती, एक तो लड़की पैदा हुई और ऊपर से काली। ये सब सुनकर कंचन की मम्मी बहुत दुखी होती है। कंचन भी बहुत दुखी रहती है, क्योंकि स्कूल में भी सब उसको काली कलोटी बैंगन लूटी, काली कलोटी बैंगन लूटी ये कह कर चिढ़ाते हैं। कंचन की एक सहेली होती है, रीना, जो उसकी सुख दुख को बहुत अच्छे से समझती। वो उसे समझाती है कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। रीना, मैं क्या करूं? काला होने में तो मेरा कोई दोष नहीं है। सारे स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और घर में भी सब मुझे काली काली कहकर दोष देते हैं। कंचन, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दिया करो। कंचन पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके काले रंग के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता। इस कारण कंचन हमेशा दुखी रहती है। शहर से कुछ दूरी पर पुराने जमाने के कई महल होते हैं। इतिहास और कला के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूल की ट्रिप बच्चों को महल दिखाने के लिए लेकर जाती है। कोई भी बच्चा कंचन के साथ नहीं घूमना चाहता था और उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। बस रीना ही उसके साथ घूमती है। अचानक रीना को कुछ दिखाई पड़ती है। अरे कंचन, देखो वो क्या चमक रहा है। अरे हाँ, चल पास चलकर देखते हैं वो क्या है। दोनों उसके पास जाकर देखती हैं। वो आईना का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है। दोनों उसे उठाकर दीवार के सहारे टिका देती हैं और जैसे ही वो उस आईने के पास जाती हैं तो आईने के अंदर ही चली जाती हैं और देखती हैं आईने के अंदर एक बहुत ही अलग दुनिया है। लेकिन दोनों बहुत डर जाती हैं। आखिर हम ये कहाँ आ गए? अचानक उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। तुम कौन हो? मैं इस आईने की रानी हूँ। मतलब ये कि ये आईना कोई साधारण आईना नहीं है। ये जादुई आईना है और ये मेरा घर है। और वो सुंदर लड़की बताता है कि वो आईना बहुत पुराना है और जादुई है और वो उस आईने की मालकिन है। कुछ देर बातें करने पर तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके पास कई तरह के हेयर बैंड थे। उसके बाल हमेशा से छोटे छोटे थे। उसको बहुत शौक था कि काश उसके बाल लंबे होते तो वो भी अपनी सहेलियों की तरह अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाकर स्कूल जाती। उसको छोटे बालों में हेयर बैंड ही लगाने और खरीदने का शौक था। एक बार घर के बाहर गली में एक फेरी वाला आया, जिसके पास तरह तरह की चूड़ियां, कंगन, कान की बालियां, रंग बिरंगे रिबन और ना जाने क्या क्या सामान भरा हुआ था। उसने जैसे ही कंगन ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, जोर जोर से आवाज लगाकर सामान बेचना शुरू किया। रिया अपनी पढ़ाई छोड़कर बरामदे में आ गई। उसकी माँ ने कह दिया था कि अब हेयर बैंड नहीं लेना है, बहुत सारे भरे हैं। लेकिन फेरी वाले की आवाज सुनकर वो बाहर भीतर करने लगी। उसे तो हेयर बैंड खरीदना ही था। रिया दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ, मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगती सिवाय हेयर बैंड के। रिया, मैंने पहले भी मना किया था ना, क्या करोगे इतने हेयर बैंड लेकर? रिया ठुनकते हुई बोली, माँ, वो फेरी वाला चला जाएगा, जल्दी पैसे दो ना, 50 रुपया ही तो चाहिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जाओ मेरी पर्स में से ले लो, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सब कूड़ा करकट बटोरना बंद करो। रिया भागते हुए बाहर गई तो फेरी वाला नुक्कड़ के पास जा पहुंचा था।
वो नुक्कड़ पर पहुंचकर बोली, भैया हेयर बैंड दिखा दो। वो बोला, बेटा आज तो आपके लायक हेयर बैंड नहीं है। उसने सारा सामान उलट पुलट कर देख लिया, पर हेयर बैंड कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अचानक उसकी नजर किसी चमकीली चीज पर पड़ी तो उसने उसे निकाल कर देखा। वहां एक बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा हेयर बैंड पड़ा था, जिस पर एक सुंदर सी परी बनी थी। वो बोली, मिल गया, यही तो मुझे चाहिए था। इसका कितना दाम है? दाम तो 70 रुपए है, पर आप 50 ही दे दो। उसने फेरी वाले को तुरंत पैसे दे दिए और हेयर बैंड लेकर भागी। घर जाकर जैसे ही उसने हेयर बैंड लगाया, उसकी आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। उसके बाल कमर तक लंबे हो गए। वो जोर से चिल्लाई, माँ, ये देखो मेरे बाल अचानक कितने बड़े हो गए। मैंने जैसे ये हेयर बैंड लगाया, जादू ही हो गया। उसकी माँ आश्चर्य से उसके बालों को छू छू कर देखने लगी कि कहीं रिया मजाक तो नहीं कर रही है। लेकिन उसके घने रेशमी बाल बहुत ही खूबसूरती से लहरा रहे थे। दोनों माँ बेटी पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी माँ ने कहा, अच्छा, दे जरा मैं भी लगा कर देखूं तो सही, क्या सचमुच ये हेयर बैंड जादुई है? उसने हेयर बैंड निकालकर माँ को दे दिया। उसकी माँ ने जैसे ही हेयर बैंड लगाया, उसके बाल भी लंबे और घने हो गए, जबकि उसके बाल तो बहुत ही पतले और बेतरतीब थे। वो तो खुशी के मारे शीशों के सामने खड़ी होकर बालों को बार बार लहराने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया भाग कर गई तो उसके पापा खड़े थे। रिया जाकर पापा से लिपट गई और बोली, पापा पापा, मेरे बाल देखो कितने लंबे हो गए। उसके पापा भी उसके घने और लंबे बालों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कितनी बार तो उन्होंने उसकी फरमाइश पर तरह तरह के तेल और दवाएं खुद उसको लाकर दी थी। आज अचानक कैसे उसके बाल इतने घने और लंबे हो गए? तब तक उसकी माँ भी अपने लंबे बालों को लहराती हुई आ गई। उसके पापा बोले, अरे ये सब कैसे हुआ? कोई मुझे भी बताएगा? तब रिया ने पापा को सारी बातें बताई। उन्होंने रिया को छेड़ने के लिए कहा, अच्छा, कल फिर से फेरी वाला आएगा और कहेगा इस हेयर बैंड की कीमत तो 1000 रुपए थी, उसने गलती से दे दिया था। रिया ठुनकते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। उस रात रिया को नींद ही नहीं आ रही थी। जब बहुत देर के बाद उसे नींद आई तो उसने सपना देखा कि जो परी उस हेयर बैंड पर बनी थी वो आई और बोली, रिया, तुमको लंबे बालों की बहुत इच्छा थी ना? अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। अब तो ये हेयर बैंड तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब तुम ये हेयर बैंड उन लड़कियों को दे दो जो अपने छोटे बालों से बहुत परेशान है। बस किसी की सहायता करते समय कभी घमंड नहीं करना कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रिया की आंख खुल गई। उसने सोचा परी तो ठीक ही कह रही थी। सुबह उठते ही जब वो स्कूल गई तो उसकी सहेलियों ने उसके इतने लंबे और घने बाल देखकर बहुत प्रशंसा की। वो अपनी सहेली मधु को एक कोने में ले गई और उससे बोली, तुझे भी तो लंबे बालों का बहुत शौक है ना? चल आंखें बंद कर, मैं तेरे बाल भी लंबे कर देती हूँ। मधु ने झट उसकी बात मानकर आंखें बंद कर ली और रिया ने उसको हेयर बैंड लगा दिया। मधु के बाल भी लंबे हो गए। अब तो रिया को बड़ी खुशी हुई कि उसकी सहेलियों में उसकी नाक ऊंची हो जाएगी। उसे थोड़ा थोड़ा घमंड भी होने लगा, क्योंकि जब नीरा और जीनत ने उसे अपने बाल लंबे करने को कहा तो वो बोली, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बेटा, जरूरतमंदों की सहायता करने में कभी घमंड नहीं होना चाहिए। जिससे हम लंबे बालों के लिए तरस रहे थे, वैसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस हेयर बैंड की जरूरत होगी।
तुम निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करो। परी ने शायद तुम्हें ही इस काम के योग्य समझा है, तभी तो ये हेयर बैंड तुमको दिया है। रिया की समझ में आ गया था कि वाकई परी ने उसे ही अगर माध्यम चुना है तो कोई तो बात होगी। उसके बाद उसने सबके बाल लंबे करने में मदद की। एक रात जब वो सोई थी तब वही परी उसके सपने में आई और उसने कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम इसी तरह सबकी सहायता करना। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। उसके बाद रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनी और कैंसर के उन मरीजों को जिनके सिर के बाल केमो के बाद झड़ जाते थे, सबको वो हेयर बैंड लगाकर उनके चेहरे पर कुछ ही दिनों की ही सही मुस्कान वापस ले आती थी। उसको यह समझ में आ गया था कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने से ही मिलती है। जादुई हेयर बैंड ने उसके जीवन का मायने ही बदल दिया था। निशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। निशा बहुत ही जिद्दी लड़की थी और उसका पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता था। भगवान की टेबल पर पड़ी तो निशा ने माँ से कहा, माँ, वो टेबल मुझे मिल सकती है जिस पर भगवान रखी है? नहीं निशा, वो टेबल तुम्हें नहीं मिल सकती। और तुम्हें उस टेबल की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे पास तो अपनी पढ़ाई का टेबल है ना? हाँ, लेकिन वो टेबल अब बहुत पुरानी हो गई है और जगह जगह से टूट भी गई है। आप मेरी टेबल पर भगवान रख लीजिए और मुझे उस टेबल को पढ़ाई के लिए दे दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो निशा? क्या भगवान को टूटी हुई टेबल पर रखा जाता है? पापा देखो ना, मेरी टेबल बहुत खराब हो गई है। कुछ दिनों के लिए आप मुझे वो भगवान वाली टेबल पढ़ाई के लिए दे दीजिए। मुझसे इस टेबल पर पढ़ाई नहीं हो रही। मेरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। लगता है अब निशा को टेबल के बारे में बताना ही पड़ेगा। पापा निशा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, देखो, ये कोई साधारण टेबल नहीं है, यह जादुई टेबल है। मैं पढ़ाई में बचपन में बहुत कमजोर था। तब मेरे पिताजी के गुरुजी ने यह टेबल मेरे पिताजी को दिए थे। इस पर पढ़ने से मेरा हमेशा अच्छे नंबर आते थे और मैं हमेशा फर्स्ट आता था और सारे कंपटीशंस के एग्जाम मैंने उसी टेबल पर पढ़कर दिए हैं। पर तुम्हें इस टेबल के बारे में इसीलिए नहीं बताया जा रहा था कि तुम पढ़ाई में मेहनत करना छोड़ दोगी। क्या ये साधारण टेबल नहीं, जादुई टेबल है? और आप लोगों ने आज तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया और तभी आप इस टेबल को किसी को यूज नहीं करने देते। पापा मम्मी निशा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा जिद कर देती है कि मुझे भगवान वाले टेबल ही चाहिए और निशा के माता पिता को उसकी बात माननी ही पड़ती है। निशा टेबल पाकर बहुत खुश थी। उसने अपनी माता पिता से प्रॉमिस किया वो मन लगाकर पढ़ाई करेगी, टेबल पर डिपेंड नहीं रहेगी। और निशा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसकी एग्जाम्स की तारीख नजदीक थी। उसने एग्जाम्स बहुत अच्छे से मन लगाकर दिए और इस बार बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। हमेशा जस्ट पास होने वाली निशा अपने कॉलेज में अपने क्लास में फर्स्ट आई थी। निशा को लगा कि यह सब टेबल के कारण ही हुआ है और निशा के माता पिता को भी लगा कि यह सब उस जादुई टेबल के कारण ही हुआ है। अब तो निशा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। देखो निशा, मुझे लगता है कि यह सब कुछ जादुई टेबल के कारण ही हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से उसी का निर्भर हो जाओ और पढ़ाई करना छोड़ दो। पापा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अब निशा अगले ईयर में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके मन में यह विश्वास हो गया था कि जब तक वो जादुई टेबल उसके साथ है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। निशा ने में रख दिया।